आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल एससी से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा पहले एससी से अपनी अर्जी वापस ले या फैसला आने दे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान विपक्ष ने नारे लगाए, नीट नीट शेम शेम। सरकार के खिलाफ क्या है प्लान, पहली बार संसद में चुनकर आए चंद्रशेखर आजाद से जाने क्या कहा। यूपी में इस डर से मायावती ने बसपा में कराई आकाश आनंद की वापसी। कौन है वो सांसद जिन्होंने नहीं ली एमपी के रूप में शपथ। उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने तारीख से पहले ही कर दिया लड़ने का ऐलान। 23 एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाजों के साथ बॉर्डर क्रॉस किया, ताइवानी सेना ने मिसाइल तैनात किए। सोमवार को स्टॉक मार्केट में नहीं दिखा कोई असर। अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पर भड़की टीवी एक्ट्रेस देवोलीना। और भारत को तोड़नी होगी ऑस्ट्रेलिया की हेकड़ी। शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले, फिर हमारे पास आए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा, यानी हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा। अभी यथास्थिति रहेगी। बुधवार को सुनवाई से पहले उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लंच के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की भी मांग कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वह लोकतंत्र के मंदिर में दलितों, वंचितों और गरीबों की आवाज उठाएंगे। एक निजी चैनल से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि वह हमेशा मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं और संसद में भी वह वंचितों और गरीबों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित करने तक से जुड़े सवालों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। बसपा मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद फिर से मायावती के उत्तराधिकारी बन गए हैं। फिर से उन्हें बसपा का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और फिर से ये साफ हो गया है कि बसपा में मायावती के बाद नंबर 2 की कुर्सी आकाश आनंद की ही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या मायावती का मन बदल गया है? क्या मायावती को लगने लगा है कि आकाश आनंद परिपक्व हो गए हैं? क्या आकाश आनंद की वापसी की वजह उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव है जिसे बसपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, या फिर आकाश आनंद की वापसी की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि नगीना लोकसभा से जीतकर सांसद बने चंद्रशेखर है, जिनकी जीत में दलितों का नया मसीहा दिखने लगा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने सोमवार यानी आज लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि कांग्रेस सदस्य के सुरेश, डीएमके नेता केटी बालू और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने शपथ नहीं ली। इन सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में भृतहरि मेहताब के निर्वाचन पर आपत्ति जताई है।
कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो बसपा अक्सर उपचुनाव में उतरने से परहेज ही करती है, लेकिन इस बार अभी उपचुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है और बसपा ने साफ कर दिया है कि वह यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरेगी। आखिर क्या है वजह? क्या यह बसपा की राजनीतिक मजबूरी है या इस फैसले के पीछे कोई रणनीति? राजनीतिक जानकारों की माने तो बसपा अब उस स्थिति में पहुंच गई है जहां वह अपने कोर वोटरों को वापस लाने के लिए मजबूर है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उसका कोर वोटर भी उनके पास से छिट गया था। संविधान बचाने के नाम पर उसने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को वोट दे दिया था। चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा में घुस रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाजों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया। उन्होंने बताया है कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनकी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन तक पहुंच गए थे। इसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। इसमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट रखा गया है। ताइवान की सेना ने बताया है कि वे चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ताइवान की सेना के मुताबिक रविवार को भी 15 चीनी सैन्य विमान और 6 नौसैनिक जहाज उनकी सीमा के भीतर घुसकर निगरानी कर रहे थे। ताइवानी सेना ने बताया है कि उन्होंने इस महीने अब तक चीनी सैन्य अभियानों को 324 बार और नौसेना जहाजों को 190 बार ट्रैक किया है। बीते सप्ताह बकरीद की छुट्टी की वजह से शेयर बाजार में एक दिन कम कारोबार हुआ था। शुक्रवार को निफ्टी 0.4% की तेजी के साथ बंद हुआ था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आज सोमवार को कारोबारी बाजार खुलने के बाद ही बीते हफ्ते कई अहम घरेलू और वैश्विक घटनाओं का असर पड़ेगा, लेकिन आज ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 शुरू होते ही सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। शो में कई कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया है। इनमें से एक यूट्यूबर अरमान मलिक भी हैं। अरमान शो में अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ हिस्सा ले रहे हैं। रियलिटी शो में एंट्री करने पर पायल और कृतिका ने बताया है कि कैसे वो अरमान से मिली और उन्होंने शादी की। लव स्टोरी बताते हुए इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लव स्टोरी को सुनकर यूजर्स इन पर भड़क रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। देवोलीना ने उनकी शादी पर कहा है कि एकदम घिनौना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेमीफाइनल तो ठीक है, लेकिन फाइनल का इस मैच से क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि भारत अगर 27 जून को खेले जाने वाले सेमीफाइनल में पहुंचता है, जो कि लगभग पक्का है, तो वह दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। यह नॉकआउट मुकाबला यगाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है, बल्कि मैच के दौरान लगभग 40% बारिश की संभावना है। आईसीसी की ओर से मैच को खत्म करने के लिए 250 मिनट अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं, लेकिन अगर मैच नहीं हो सका तो अपने ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम इस सेमीफाइनल से फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी।